हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्ली बार्गेनिंग। ये आपका बेसिकली कि एक जो एक्यूज्ड होता है वो प्लीड करता है कि हाँ मैं गिल्टी हूँ, और बार्गेन करता है कि मुझे उस ऑफेंस की जिसके लिए मैं प्लीड कर रहा हूँ गिल्टी हूँ, मुझे कम सज़ा दी जाए। ठीक है, ये आपका सेक्शंस 265A से लेके 265L में दिया हुआ है, चैप्टर 21A में है, और ये आपके CRPC में है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। ये बाद में लाया गया जब हमें लगा कि हाँ इंडिया में भी प्ली बार्गेनिंग अलाउ करनी देनी चाहिए। अब ये प्ली बार्गेनिंग जो है ये कौन से प्रिंसिपल से लिया गया है? नैलो कंटेंडेयर। ठीक है, विच मीन्स आई डू नॉट विश टू कंटेंड, कि भाई मैं कंटेंड नहीं करना चाहता और मैं मान रहा हूँ कि मैंने गलती की है। ठीक है, एपेक्स कोर्ट ने इसे कैसे इंटरप्रेट किया कि ये एक इम्प्लाइड कन्फेशन है, क्योंकि इसमें क्या है, एक्यूज जो होता है अपने ऑफेंस को मान रहा है कि हाँ मैंने किया है। ठीक है, या क्वाजी कन्फेशन है अपनी गिल्ट का, कि हाँ भाई जो मेरा गिल्ट है, जो मेरी गलती है, मैं उसको भी मानता हूँ। और फॉर्मल डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं कि भाई मैंने ये अपना जुर्म कबूल कर लिया है, अब आप बताओ कि आगे क्या करना है। ठीक है, ये एक बेसिकली एक प्रॉमिस हो जाता है गवर्नमेंट और एक्यूज्ड और विक्टिम के बीच में कि हाँ जो मेरे ऊपर चार्जेस लगे थे वो मैं उनको मानता हूँ और वो ट्रू है। ये आपका इंट्रोड्यूस कब हुआ था CRPC में? 2005 की अमेंडमेंट से वाया 21A चैप्टर। ठीक है, अब ये क्या है, बेसिकली प्लीड गिल्टी और बार्गेन फॉर लेसर ऑफेंस। ठीक है, इसमें ये है कि एक ये ना प्री ट्रायल होता है, ट्रायल होने से पहले जो एक्यूज्ड होता है वो बोलता है कि मैंने अपनी गलती मान ली, और एक नेगोशिएशन होती है बिटवीन द एक्यूज्ड, विक्टिम, प्रोसिक्यूटर, कि भाई जो भी है मेरे अगेंस्ट ऑफेंसेस है उसको ना किसी तरह से कंसेशन देकर अगर कुछ हम कंपनसेट कर सके तो वो होता है कि भाई फॉर सर्टन कंसेशंस बाय द प्रोसिक्यूटर, कि भाई उसको कोई सज़ा उसकी कम हो जाए या वो कंपनसेट कर दे विक्टिम को किसी भी तरह से। अब इसमें जो है कि जो डिफेंडेंट है वो प्लीड करेगा लेसर चार्ज के लिए, और जो प्रोसिक्यूटर होगा वो उसके अगेंस्ट ना जो सीरियस ऑफेंसेस हो गए उनको ना ड्रॉप कर देगा। वैसे जो प्ली बार्गेनिंग ये नहीं है कि आपको हर ऑफेंस के अगेंस्ट मिलेगा कि भाई कोई भी हीनियस क्राइम किया है, मान लो मर्डर, रेप वगैरह, इनके अगेंस्ट नहीं आपको प्ली बार्गेनिंग होती, क्योंकि ये पब्लिक के अगेंस्ट ना बहुत बड़े क्राइम्स हो जाते हैं। तो ये डिफाइंड है आपके इन सेक्शंस में, जो हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर आपको प्ली बार्गेनिंग प्ली करने का मौका मिलेगा और कहाँ पर नहीं। ये बेसिकली बहुत अच्छा प्रोविज़न है, मतलब एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी की तरफ हम बढ़ते हुए इन प्रोविजंस को लाया गया है कि भाई अगर एक एक्यूज को लगता है उससे गलती हुई है और अगर वो किसी ना किसी तरह से प्रोसिक्यूटर या विक्टिम को मना सकता है कि हाँ मुझे कम ऑफेंस दिया जाए, मतलब मैं मानता हूँ मेरी, अगर आप कंपनसेट कर सकते हो, कुछ थोड़ा बहुत मेरे को मदद कर सकते हो, तो उन चीज़ों को हम प्रमोट करते हुए, क्योंकि अब जेल में भी इतना ओवर क्राउडिंग हो गया, उनको भी हटाना या उनको भी सपोर्ट करना, हर कोई पैदा होते ही तो क्रिमिनल होता नहीं है। तो अगर जो बाद में क्रिमिनल बने होते हैं तो उनको हम, क्योंकि एक क्या होता है कि एक बंदा जो जेल में चला जाता है ना वो हार्डन्ड क्रिमिनल्स के साथ रहता है, वो और ज़्यादा बड़ा क्रिमिनल बन जाता है। तो ना पहले एक डर होता है, कहते हैं ना डर से बड़ा डर का वो होता है तलवार, कुछ ऐसे एक कहावत है। तो इसलिए ना एक बंदा जेल ना जाए तो अच्छी बात है, हम उसे प्रिवेंट करना चाहेंगे कि जेल ना ही जाए कोई। तो अगर ऐसे प्रोविजंस से हम बचा सकते हैं उन्हें तो ये अच्छे वेलकमिंग प्रोविजंस है। आइए अब हम बेयर एक्ट से देखते हैं ये सेक्शन, ये जो आपका प्रोविजंस है क्या कहते हैं। चैप्टर 21A, यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब क्या है कि ये अमेंडमेंट के बाद आया है, सेक्शन 2005 के अमेंडमेंट के बाद। इसका नाम प्ली बार्गेनिंग है। सेक्शन 265A, सारे ही 265 हैं, ये A से लेके L तक है। ठीक है, ये दिस चैप्टर शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अक्यूज्ड अगेंस्ट हुम, सिर्फ उसी अक्यूज्ड के अगेंस्ट ये चैप्टर एप्लीकेबल होगा। कहाँ पे? जहाँ पर ए क्या कहता है, एक रिपोर्ट दी गई है पुलिस ऑफिसर जो है, पुलिस स्टेशन ऑफिसर जो है, सेक्शन 173 में। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप नोटिस करती जाइए कि सेक्शन 173 में एक रिपोर्ट दी गई है ऑफिसर इंचार्ज से, एलेजिंग कि भाई एक ऑफेंस जो है उसके अगेंस्ट उस पर्सन ने किया है जो जिसकी सज़ा अदर देन, ठीक है, मतलब यहाँ पर इसने एक्सेप्ट किया कि इन ऑफेंसेस को छोड़ के जो दूसरे ऑफेंसेस हैं, अब वो कौन कौन से हैं जिनको छोड़ के, ऑफेंस फॉर विच पनिशमेंट ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और एक्सीडिंग 7 years हैज़ बीन प्रोवाइडेड। मतलब कि हम प्ली बार्गेनिंग उन केसेस में मांग सकते हैं जिनमें 7 years से नीचे सज़ा हो,
ठीक है, मतलब यहाँ से लेस देन 7 ईयर जहाँ पर भी इम्प्रिजनमेंट होगी, सिर्फ उन्हीं केसेस में आप प्ली बार्गेनिंग कर सकते हैं, कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और डेथ की पेनल्टी भी नहीं होनी चाहिए और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो था कि जब आपके उन ऑफेंसिव केसेस में जहाँ पर सेक्शन 173 में आपके एप्लीकेशन लगी हुई है, ऑफिसर इंचार्ज ने रिपोर्ट भेजी हुई है। दूसरा कब केस होएगा, जब मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, किस पर, कंप्लेंट पर। मतलब अब कंप्लेंट केसेस भी होते हैं ना, उन कंप्लेंट केसेस पे जब मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, सेम वही कि जिसका ऑफेंस में डेथ पनिशमेंट ना हो, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ना हो या 7 ईयर्स ना हो, और आफ्टर एग्जामिनिंग कंप्लेनेंट को एग्जामिन करने के बाद और विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद मैजिस्ट्रेट ने इशू कर दिया है प्रोसेस अंडर सेक्शन 204। जो आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है वो यही इंपॉर्टेंट यही है कि भाई डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और लेस देन 7 ईयर्स का अगर ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट इससे लेस देन होगी, सिर्फ उन्हीं केसेस में आप प्ली बार्गेनिंग लगा सकते हो। ठीक है, बट does not apply where such offense affects socio-economic condition of the country और has been committed against, फिर से ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट आ गया, विमेन और चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, कि इन केसेस में प्ली बार्गेनिंग नहीं लगती। कौन कौन से में, जिसमें सोशो इकोनॉमिक कंडीशन होएगी रिलेटेड एक कंट्री से, या कोई भी ऐसा ऑफेंस जो विमेन के अगेंस्ट है, या कोई भी ऐसा ऑफेंस जो एक चाइल्ड के अगेंस्ट है जो 14 साल से छोटा बच्चा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बताया गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी न किसी नोटिफिकेशन के थ्रू डिटरमिन करेगी कि कौन से ऑफेंसेस सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को ऑफ द कंट्री को रिलेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ प्ली बार्गेनिंग के कहाँ पर एप्लीकेशन लगती है, कि जो है एक्यूज्ड उस ऑफेंस का, वो एक एप्लीकेशन डाल सकता है प्ली बार्गेनिंग की, किस कोर्ट में, जहाँ पर आपका ट्रायल पेंडिंग है। ठीक है, उस एप्लीकेशन में क्या लिखेगा कोर्ट के भाई, डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए उस केस की जिसके लिए भी उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, कि वो किस केस से रिलेट करता है, और एक एफिडेविट साथ में होना चाहिए एक्यूज्ड का कि भाई जो मैं ये एप्लीकेशन लगा रहा हूँ अपनी गलती मानते हुए, ये मैंने वॉलंटरीली प्रेफर करी है और मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये इसकी नेचर या एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट वो क्या है। ठीक है, और किसी भी टाइम पे, मतलब आज जो मैंने ऑफेंस किया है, मान लो किसी को थेफ्ट की सज़ा है, ठीक है, थेफ्ट उसने किया है, वो मान रहा है कि मैंने थेफ्ट किया है, ठीक है, लेकिन ये भी कहता है कि हैज़ नॉट प्रीवियसली बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, कि भाई मैं पहले कभी भी चोरी के इल्ज़ाम में कोर्ट में नहीं गया हूँ, जेल में नहीं गया हूँ, मेरा ये पहला ही जुर्म है। ठीक है, मतलब उस एप्लीकेशन को लगाया जिसमें वो एफिडेविट देता है कि मैंने वॉलंटरीली ये एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, साथ में मेरे को पहले कभी भी कन्विक्शन उसी सेम ऑफेंस में नहीं हुआ है, यहाँ पे सेम ऑफेंस है। ठीक है, आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन जो कोर्ट है वो नोटिस इशू करेगी किसको, पीपी को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, या पब्लिक कंप्लेनेंट जो है उस केस को, उस केस में जो कंप्लेनेंट है उसको। ठीक है, व्हेन द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और द कंप्लेनेंट एज द केस में भी, तो जो कोर्ट जो है वो एग्जामिन करेगी, जब वो लोग आ जाएंगे उसको एग्जामिन करेगी एक्यूज्ड को इन कैमरा। ठीक है, कि ये रिकॉर्डिंग करेंगे कि भाई हाँ जो एक्यूज्ड है उसने ये एप्लीकेशन वॉलंटरीली डाली है, जहाँ पर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है, वेयर के कोई कोर्ट को सेटिस्फैक्शन होगी कि एप्लीकेशन वॉलंटरीली डाली है, तो ये क्या करेगा, टाइम देगा पीपी को या कंप्लेनेंट को। ठीक है, एंड एक्यूज्ड को, और लिखा हुआ है ना, मतलब जो भी केस में होगा पीपी या कंप्लेनेंट, उन दोनों में से किसी को, किसके साथ, एक्यूज्ड के साथ, कि भाई एक म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन, मतलब कि भाई आपस में बातचीत करके ना एक सॉल्यूशन सा ले आओ, कि भाई जिसमें क्या होगा कि इंक्लूड गिविंग टू द विक्टिम बाय द एक्यूज्ड कुछ कंपनसेशन या कोई खर्चे उसके जो भी है, और फिर उसके बाद हम डेट फिक्स कर लेंगे कि भाई आगे केस की सुनवाई कैसे करनी है। और अगर दूसरा क्या है, द कोर्ट फाइंड्स द एप्लीकेशन हैज़ बीन फाइल्ड इनवॉलंटरीली, कि भाई जो एक्यूज्ड है उसने इनवॉलंटरीली अगर एप्लीकेशन डाल ली है, या कोर्ट वो जो आपका एक्यूज्ड है वो प्रीवियसली भी कन्विक्ट हुआ है उसी सेम ऑफेंस से, तो कोर्ट जो उसी तरह से काम करेगी कि जैसे एप्लीकेशन जिस दिन से फाइल हुई थी वहीं से ही अपना आगे से काम शुरू कर देगी। ये सारा कि भाई उसको बुलाना, पीपी को बुलाना, ये सब काम नहीं करेगी। अब जो आपके है गाइडलाइंस, कि भाई
अब दोनों को बिठा दिया गया, ठीक है। पहले क्या हुआ, उसने एप्लीकेशन लगा दी एक्यूज ने, फिर अगर लगा कोर्ट को कि भाई हाँ वॉलंटरीली बात कर रहा है, तो उसने बोला कि म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के लिए पीपी या कंप्लेनेंट को बुला लो, ठीक है। अब ये लोग आ गए, अब कोर्ट ने क्या बोला कि ठीक है इनको हम टाइम दे देते हैं। अब टाइम तो दे दिया, लेकिन अब जब वो बैठेंगे तो उसके लिए कोई गाइडलाइंस भी तो होनी चाहिए कि कैसे काम करना है। तो ये आपका सी में बताता है कि कौन सा प्रोसीजर आपका फॉलो होगा, प्रोसीजर, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अगर जो केस है इंस्टीट्यूट हुआ था पुलिस रिपोर्ट पे, तो कोर्ट किसको नोटिस इशू करेगा, पीपी को, और जिसने केस जो है इन्वेस्टिगेट किया था, पुलिस ऑफिसर और एक्यूज्ड एंड विक्टिम ऑफ द केस, वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे इन अ मीटिंग, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन हो गया, पीपी हो गया, पुलिस ऑफिसर जिसने केस इन्वेस्टिगेट किया था, एक्यूज तो ऑब्वियसली उसी से बातचीत करनी है, और विक्टिम भी। अब इसमें एक प्रोविज़ो है, ये प्रोविज़ो क्या होता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट की ड्यूटी है कि सारा का सारा प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस वॉलंटरीली हो जाए पार्टीज़ के थ्रू, कि भाई आराम से पीसफुली और भाई अपनी इच्छा अनुसार काम हो जाए। फर्दर प्रोविज़ो है वो क्या कहता है कि अगर एक्यूज जो है वो चाहता है, इफ़ ही सो डिज़ायर्स, कि भाई उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपने प्लीडर के साथ, तो उन केसेस में वो अपने प्लीडर को भी ला सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ए जो है वो पुलिस रिपोर्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका क्या कहता है ये, कि अगर आपका केस शुरू हुआ है कैसे, अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, मतलब कंप्लेंट केस होगा, तो उस केस में क्या होगा, जो कोर्ट है वो नोटिस इशू करेगा एक्यूज्ड को और विक्टिम को कि भाई आ जाओ अपनी मीटिंग कर लो और देख लो अगर तुम्हारा बीच में कोई सॉल्यूशन निकलता है। इसमें भी फिर से वही प्रोविज़ो हो गए, पहला प्रोविज़ो वही कि कोर्ट की ड्यूटी है कि सारा का सारा प्रोसेस आपका वॉलंटरीली और पीसफुली हो जाए, और वही फिर से कि अगर accused as the case may be desire he may participate in such meeting with his pleader engaged in the case, कि वो उस मीटिंग में अगर चाहता है तो अपने प्लीडर को भी साथ में ला सकता है। नेक्स्ट है कि ठीक है अब मीटिंग हो गई, तो मीटिंग होने के बाद हमेशा हम कहते हैं ना एक मीटिंग के मिनट्स होते हैं, तो वही वाली बात होगी 265D में ये है आपके रिपोर्ट आ जाती है उस मीटिंग के। अब जब एक मीटिंग हो गई और आपका सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन भी हो गया उस केस का, तो कोर्ट जो है प्रिपेयर कर लेगी उस रिपोर्ट के ऊपर, जो कि साइंड होना चाहिए उस कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर से और उन सारे लोगों से जिन्होंने उस मीटिंग को अटेंड किया था, ठीक है। अगर एक बीच का रास्ता निकल जाता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर साइन करे और वो सारे लोग जिन्होंने मीटिंग अटेंड करी थी। अगर कोई भी ऐसी डिस्पोजिशन नहीं होती है, कोई रास्ता नहीं निकलता है, तो कोर्ट जो है रिकॉर्ड करेगी वही ऑब्जर्वेशन के कुछ नहीं हुआ, और वो कहाँ से अपना काम शुरू कर देगी, फिर से फ्रॉम द स्टेज द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 265B फाइल हुआ था। जिस दिन से एप्लीकेशन फाइल हुई थी उसी दिन से जो कोर्ट है अपना काम आगे शुरू कर देगी कि भाई ये तो आपका निकला नहीं, अब हम दूसरे तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 265E डिस्पोजल ऑफ द केस, ठीक है। जहाँ पर आपका सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन हो गया है एक केस का, तो कोर्ट जो है उस केस को कैसे डिस्पोज ऑफ करेगा कि भाई अभी डिस्पोजिशन तो हो गया, आपस में बातचीत तो हो गई, लेकिन अब कोर्ट को डिसाइड तो करना है ना, एक जजमेंट तो देना है कि जो कोर्ट शैल अवॉर्ड कंपनसेशन, ठीक है, उस डिस्पोजिशन के हिसाब से जो 265D में हुई थी उसके हिसाब से कंपनसेशन दे देगा विक्टिम को, और पार्टीज़ को सुन लेगा कि अब सज़ा कितनी देनी है। या तो वो उसको क्या करेगा, एक्यूज़ को रिलीज़ कर देगा प्रोबेशन पर, या एडमोनिशन मतलब वार्निंग देकर अंडर सेक्शन 360 के भाई चलो ठीक है आगे से नहीं करना। अगर छोटा मोटा ऑफेंस हो तो ज़्यादातर ना कोर्ट्स ना प्रोबेशन पर या एडमोनिशन करके ना छोड़ देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, पहली बार ही गलती हुई है, बार बार मतलब अगली बार नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या ये आपके जो है प्रोविजंस ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के हिसाब से कर देगा, या कोई भी और लॉ जो इन्फोर्स होगा उसके हिसाब से पनिशमेंट दे देगा। फिर क्या होता है, आफ्टर हियरिंग, अगर कोर्ट इसको ए को सुनने के बाद इज़ ऑफ द व्यू के सेक्शन 360 में या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में अगर देना है, या कोई और अगर अदर लॉ भी प्रोटेक्ट मतलब अट्रैक्ट होता है कि एक्यूज्ड को वो रिलीज़ कर सकता है प्रोबेशन पर, या कोई और बेनिफिट अगर है तो उसे दे सकता है कि भाई चलो कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया, अगली बार ऐसे नहीं होना चाहिए, या आप हाज़िरी लगाते रहना, ऐसे ऐसे क्लॉजेज होते हैं। सी में क्या कहता है कि अगर बी को सुनने के बाद कोर्ट को ऐसा लगता है कि मिनिमम पनिशमेंट कुछ दी हुई है इस ऑफेंस के लिए, तो वो क्या करेगा, उस एक्यूज़ को सेंटेंस कर देगा कि चलो आधी सज़ा तुम भुगत लो, मान लो 6 महीने की है तो चलो 3 महीने तुम जेल चले जाओ, ठीक है।
अब बी और सी का भी अगर नहीं बनता तो कोर्ट क्या करेगा कि 1/4 सज़ा जो है वो तुम ले लो, ठीक है, 1/4 ले लो। पहले में आपका था हाफ सज़ा ले लो, यहाँ पे था कि प्रोबेशन और 360, ठीक है। ये है कि डिस्पोजिशन होने के बाद अब कोर्ट जो है क्वांटम पे डिस्कस करेगा कि क्या क्वांटम की सज़ा उसे देनी चाहिए और कितना कंपनसेशन विक्टिम का बनता है। जजमेंट ऑफ द कोर्ट, इसका क्या है कि जो कोर्ट जो है वो जजमेंट देगा ओपन कोर्ट में, ये याद रखने वाली बात है, और साइन होना चाहिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी है उस कोर्ट का, वो उस जजमेंट पर साइन करेगा। नेक्स्ट है फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट। ये क्या कहता है कि जो आपकी जजमेंट अभी ऊपर पास हुई है वो फाइनल होगी और इसके अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं हो सकती, नो अपील, एक्सेप्ट कि आप SLP डाल सकते हो सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 136, या आप रिट पिटीशन डाल सकते हो अंडर आर्टिकल 226 और 227, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 265H, जो क्या कहता है पावर ऑफ कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग। एक कोर्ट जो प्ली बार्गेनिंग के केस को हैंडल कर रहा है उसकी क्या पावर होगी, उसके पास वही सारी पावर्स होंगी जो उसके पास होती अगर वो कोई केस डील कर रहा होता, कौन से, किससे रिलेटेड, बेल से रिलेटेड, या किसी ऑफेंस को ट्रायल करते हुए, या कोई और मैटर, अगर वो जो भी उस केस मतलब जो कोर्ट है हैंडल करता हुआ अगर उसके डिस्पोजल के लिए भी उसके पास आता, तो जो पावर्स उसमें होती वही प्ली बार्गेनिंग के केसेस में होती है। नेक्स्ट है कि 265I ये कह रहा है पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगॉन बाय द एक्यूज टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस। अब ये सेक्शन जो है ना 428 आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। ये कहता है कि अगर मान लो एक बंदे का ट्रायल चल रहा है और वो जेल में है, ठीक है, वो साल भर तक जेल में रहता रहा और अभी तक उसका ट्रायल ही चलता है, उसको सज़ा होती है 1 साल की, तो जो 1 साल की उसकी सज़ा है वो तो ऑलरेडी वो जेल में काट चुका है। ये तो नहीं कहेंगे कि ट्रायल के टाइम था वो तो जेल में तो वो भी काटे, अभी 1 साल और काटे, नहीं, तो वो जो टाइम वो जेल में रहता है वो टाइम को सेट ऑफ कर दिया जाता है। तो ये क्या कहता है कि पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगॉन, अगर कोई भी पर्सन है एक्यूज जो है उसने अगर कोई ऐसा पीरियड जो है जेल में काटा है, वो टाइम आपका अप्लाई होगा इस केस में इन द सेम मैनर एज दे अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट अंडर अदर प्रोविजंस, ठीक है, कि वो सारा जो टाइम है आपका वो भी सेट ऑफ हो जाएगा जो ऑलरेडी वो जेल में काट चुका है। नेक्स्ट ये आपका क्लॉज है सेविंग्स। सेविंग्स क्या कहता है, इस चैप्टर के प्रोविजंस शैल हैव इफेक्ट, उनका इफेक्ट होगा नॉट विथ स्टैंडिंग। जहाँ पे भी नॉट विथ स्टैंडिंग आ जाए इसका मतलब आगे जो भी कुछ लिखा हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि इस चैप्टर का हर जगह पे इफेक्ट होगा नॉट विथ स्टैंडिंग, कि भाई अगर कुछ भी इनकन्सिस्टेंट किसी और कोड में या मतलब सॉरी इस कोड में या सच अदर प्रोविजन शैल बी कंस्ट्रूड टू कंस्ट्रेन द, कुछ भी कहीं और पे लिखा हुआ है जो कि आपका इनकन्सिस्टेंट होता है वो आपका इस चैप्टर पर नहीं लगेगा इस कोड में, ठीक है, इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, ठीक है। यहाँ पर प्ली बार्गेनिंग लगा हुआ है, अगर आपका कोई और भी इनकन्सिस्टेंट बात हो रही है जो इसको इफेक्ट करती होगी उसका कोई भी लेना देना नहीं होगा, ये अपने आप में पूरा है। एक्सप्लेनेशन है, ये क्या कहता है कि जो एक्सप्रेशन जो आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो आपका 2U जो है उसको इंक्लूड करेगा और ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी इंक्लूड करेगा जो आपके सेक्शन 25 में डिफाइंड है। नेक्स्ट ये कहता है स्टेटमेंट्स ऑफ एक्यूज नॉट टू बी यूज्ड, मतलब जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर एक्यूज ने दी हुई है वो सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूज़ होएगी, शैल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, कि यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट एक्यूज ने दी वो सिर्फ यहाँ के पर्पस के लिए ही यूज़ होएंगी, किसी और चैप्टर में नहीं यूज़ होएंगी, मतलब सिर्फ प्ली बार्गेनिंग के लिए ही वो उसकी स्टेटमेंट्स अलाउड है। मतलब कि उसने बोला कि हाँ मैंने जुर्म किया है तो सिर्फ इसी चैप्टर के लिए ही माना जाएगा और कहीं के लिए नहीं। 265L ये क्या कहता है, नॉन एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर जो नथिंग इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं जो अप्लाई होएगा कहाँ पर, जुविनाइल के केसेस में या चाइल्ड के केसेस में, या आपके जो जहाँ पे डिफाइंड है जुविनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000, इन केसेस में प्री बार्गेनिंग आपका नहीं लगेगा। थैंक यू गाइज, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट्स या मेल कर सकते हैं। थैंक यू।